हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। हाँ, ठीक हो आप? बढ़िया हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो? ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए, देखिए आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स है ना। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हम इसमें कवर करेंगे वो मेनली क्या कवर करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें देखो तीन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है ना। पहला हो गया आपका हीट सप्लाइड, दूसरा आपका हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी, और तीसरा हो गया वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, है ना। अब क्या है ना कि जैसे पूरे चैप्टर में ना यही तीनों जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बता रखा है, इसी के आसपास हम घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है कवर करेंगे वो वर्क डन बाय द गैस कवर करेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर उसके बाद से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है ना कि हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना। तो अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि वर्क डन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे डेल्टा क्यू क्या होगा, यानी हीट सप्लाइड क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा। फिर उसी पर हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, बात ख़त्म। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम करते हैं, वो करते हैं वर्क डन बाय द गैस। आइए, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर मैं बेसिक पे जाऊँ, है ना, इन जनरल मैं वर्क डन की बात करूँ, इन जनरल बेटा अगर मैं वर्क डन की बात करूँगा, ठीक है, इन जनरल, तो फिर क्या होगा? देखिए, तो अगर मैं इन जनरल वर्क डन की बात करूँ तो बेटा वर्क डन क्या होता है? याद करो, वर्क पावर एनर्जी में कैसे हम निकालते हैं? एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, सिंपल। एफ डॉट डी एस का क्या होगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, एफ डॉट डी एस का क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन, सिंपली। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट भाई साहब हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस फील्ड है। ठीक है, इस कंटेनर में गैस फील्ड है और हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक मूवेबल पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ना गैस फील्ड है बेटा, इसमें गैस फील्ड है। ठीक है, अब इसमें गैस फील्ड है तो इस गैस के वजह से पिस्टन पे क्या लगेगा? है ना, फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। सपोज कर लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब देखिए, अब चूंकि जो गैस इसमें फील्ड है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, फोर्स देखिए कुछ ऐसे लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। जो प्रेशर की वजह से बेटा फोर्स लगता है ना, वो कैसे लगता है? वो सरफेस के क्या लगता है बेटा? परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखिएगा, दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, करेक्ट है ना। तो ये फोर्स ऐसे लग गया। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है भाई, है ना, तो ये फोर्स होगा कितना बेसिकली? तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा बेटा वो कितना होगा? ये एफ हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब इस फोर्स के लगने की वजह से मैं मान लेता हूँ कि आगे की तरफ जो पिस्टन है वो खिसक गया कितना? डी एक्स। तो मैं वर्क डन बाई गैस निकालूंगा, तो मैं वर्क डन बाई गैस निकालूंगा, है ना, वर्क डन बाई गैस, इसको ऐसे लिख देते हैं, वर्क डन बाई गैस डैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फोर्स और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब चूंकि फोर्स बेटा किधर लग रहा है? राइट साइड,
और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है आपका, राइट साइड, करेक्ट। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी मैं लिखूँगा एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0। अब इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, यानी यहाँ पे जो हमारा वर्क डन बाई गैस जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा भाई, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू कितना है पी ए, और ये हो गया डी एक्स, कॉस 0 कितना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये मैं लिखूँगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, अब आप बताइए एरिया इंटू डी एक्स, बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू आपका जो हाइट होता है या लेंथ होता है किसी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम, यानी मैं लिख दूंगा दिस इज नथिंग बट एरिया और डी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, डी वी। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन बाई गैस, है ना, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन बाई गैस। समझिएगा ध्यान से, देखिए इसमें मैंने लिमिट लगा दिया इनिशियल टू क्या लगा दिया, फाइनल। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। तो देखिए यही फार्मूला है भाई, ये कहाँ से आया, देखिए वर्क डन का जो सिंपल जो बेसिक फार्मूला है वहीं से आया हुआ है, और आपको इसी का ध्यान रखना है ना, इसी का ध्यान रखना है। अब आगे हम करेंगे क्या, आगे करेंगे क्या, अलग अलग प्रोसेस के लिए अब ये निकालेंगे, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम निकालेंगे। तो देखिए जो हम अलग अलग प्रोसेस के लिए निकालेंगे ना, ऐसा नहीं है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इतना ही है भाई, वो तो क्वेश्चन ही है, लेकिन हम एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि आपका ब्रेन ओपन हो सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वर्क डन का कैलकुलेशन क्या क्या होगा इन डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखिए, है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, है ना, ड्यूरिंग, या लिख लो ऐसे, इन डिफरेंट, है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, सिंपल यही लिखो बेटा, क्यों इतना लेंदी हेडलाइन डाले। आइए इधर, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, सबसे पहला जो है हम प्रोसेस लेते हैं भाई, वो ले लेते हैं, कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइए देखते हैं बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइए देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, इसमें समझिएगा ध्यान से, इसमें हमारा वॉल्यूम होता है बेटा कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाई दैट चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा भाई, 0। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज कितना आएगा भाई, 0। जो कांस्टेंट है वो बदलेगा ही नहीं, है ना, जो कांस्टेंट है वो बदलेगा ही नहीं। अब देखिए जैसे आप सभी बच्चे हैं, है ना, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोच के आएंगे कि हमें पढ़ना ही नहीं है, तो उनको देखो कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप भी कांस्टेंट हो, जितना नॉलेज लेके आए थे उतना ही नॉलेज लेके जाओगे, तो वो वाली बात है। यानी चेंज कितना आएगा आपका, 0, है ना, तो डेल्टा भी 0। अगर डेल्टा भी 0 तो दिस इम्प्लाइडेड मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन भाई जो गैस होगा वो कितना आएगा भाई, 0। कितना आएगा, 0, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। सेकेंड प्रोसेस आज ये देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए आइसोबारिक की अगर मैं बात करूँगा ना, तो आइसोबारिक में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आइसोबारिक में क्या होगा कि हमारा प्रेशर क्या होगा भाई, कांस्टेंट। समझिएगा, हमारा जो प्रेशर होगा भाई वो होगा कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी दिस इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाई गैस, तो देखिए तो मैं क्या लिखूँगा, पी डी वी का इंटीग्रेशन, है ना, इनिशियल से लेकर क्या होगा फाइनल तक। अब चूंकि जो कांस्टेंट होता है बेटा वो कहाँ आ जाता है हमारा, बाहर आ जाता है। यानी वर्क डन बाई गैस अगर इस केस में मैं निकालूंगा तो प्रेशर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, भी का, इनिशियल से लेकर कहाँ तक भाई, फाइनल तक। यानी यहाँ से जो वर्क डन बाई गैस आएगा वो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे डी वी लिखना बेटा, यहाँ डी वी लिखना, तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी लिमिट हो जाएगा हमारा इनिशियल से लेकर फाइनल तक।
यानी यहाँ पे जो वर्क डन बाई गैस जो आ जाएगा वो आ जाएगा P, लिमिट रखो तो क्या होगा V फाइनल माइनस का V इनिशियल, यानी यहाँ पे जो वर्क डन बाई गैस आएगा डेट इज़ नथिंग बट P डेल्टा V। दिस इज द बेसिक फार्मूला इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाई गैस इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस यू जस्ट हैव टू यूज P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स इट। अब इसको ना हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पता है आपको, देखना। देखो आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते, है ना, तो जान लीजिए, ठीक है। हालांकि ये बेसिक है, आइडियल गैस इक्वेशन तो सब जानते हैं, मूल में पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या ऐसे कि चूँकि पी वी इजकल टू क्या होता है एन आर टी, पी वी इजकल टू एन आर टी। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ कि प्रेशर को कांस्टेंट मानूँ और लिखूँ चेंज इन वॉल्यूम, इधर देखो एन आर तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम इधर चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, केवल वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा, देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली क्या है भाई? प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ से एक और चीज़ बन गया भाई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो देखो वर्क डन बाई गैस का एक और फार्मूला आ गया निकल के, यानी ये मैं लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी, ठीक है, एन आर डेल्टा टी, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आइसोकोरिक में 0, आइसोबारिक में क्या हो जाएगा हमारा, आइसोबारिक में हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, ठीक है भाई। आइए जी, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी नोट कर लीजिए फटाफट भाई। नोट कीजिए फटाफट। हो गया? नोट हो गया? चलिए आइए देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, ठीक है। आइसोथर्मल देख लेते हैं भाई, देखिए आइसोथर्मल देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट, है ना। यानी अगर गैस है किसी कंटेनर में, उसके द्वारा वर्क डन हमें निकालना है और प्रोसेस हमें आइसोथर्मल दे रखे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो चलिए हम यूज़ करते हैं भाई, क्या करेंगे इसमें? देखिए आप ही बताइए, फिर से मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करूँगा। आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल मत भूलिएगा, कई बार यूज होगा। पी वी इजक्वल टू एन आर टी, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। यानी यहाँ से हम पी इजक्वल टू लिख सकते हैं क्या? एन आर टी बाई वी। यहाँ से बेटा मैं पी इजक्वल टू लिख सकता हूँ क्या? एन आर टी वी का पावर -1। अब यह बात आता है कि सर ये क्यों यूज कर रहे हो और आप क्यों निकाल रहे हो, ये कौन सी बात हुई सर? देखिए अभी आपको पल्ले पड़ जाएगा कि ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ करने की, पर इक्वेशन कह रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए पहले बेसिक चीज़ को यहाँ डील करते हैं। देखो पी डी वी का इंटीग्रेशन होता है इनिशियल से लेकर फाइनल। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाई गैस, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो आप मुझे बताइए, है ना, अब चूंकि हम डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्रेशर हमें भी के टर्म्स में चाहिए होगा। अगर आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई साहब, तो फंक्शन एक्स का होगा ना, टाइम के साथ करेंगे तो टाइम का फंक्शन होना चाहिए, है ना। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का फंक्शन होना चाहिए। वैसे ही अगर डी वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन होना चाहिए भी के ही रिस्पेक्ट में ना, है कि नहीं। इसीलिए हमें करना पड़ा, इसलिए मैंने प्रेशर निकाल लिया भी के टर्म्स में। अब एन आर टी तो कांस्टेंट हो गया, केवल भी आएगा। तो यहाँ से भाई साहब जो आएगा वो आएगा एन आर टी भी का पावर -1 डी वी का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर कहाँ होगा? फाइनल। यानी यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू एन आर टी। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन भाई क्या करेंगे? एक पावर्ड, है ना,
इसको ना ऐसे लिख लो, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, है ना। पावर रूल नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखना। एन आर टी डी वी बाई भी ऐसे कर लो, यानी तुम ना केवल डायरेक्ट यहीं तक यूज करो, यही लो, यही यूज करना, नहीं तो पावर रूल यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनिशियल से लेकर क्या हो जाएगा फाइनल। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, एल एन भी लिमिट हो जाएगा इनिशियल से लेकर फाइनल। ये कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया, देखिए आप जानते होंगे मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में अगर आपको याद हो तो डी एक्स अपन में एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये हो जाता है हमारा एल एन एक्स, है ना। ये क्या हो जाता है एल एन एक्स, ठीक है। अगर इनडेफिनिट है तो यहाँ सी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आता है भाई निकल के वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। ये हो जाएगा एल एन भी फाइनल माइनस का एल एन भी इनिशियल, लिमिट रख दिया। बेटा आप बताइए एल एन भी फाइनल एन एल भी इनिशियल होगा किसके बराबर, एल एन भी फाइनल अपॉन में एल एन भी इनिशियल। तो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ बात आता है सर ये कैसे लिख दिए, अरे भाई देखो एल एन ए माइनस एल एन बी जो होता है बेटा, दिस इज नथिंग बट एल एन ए बाई बी होता है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं यार, किसी और फॉर्मेट में भी बना लेते हैं, देख लिया जाए। आइए देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले ये नोट कर लिया, आप बताइए, कर लीजिए फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी, हो गया, हो गया भाई। चलिए बेटा आइए देखते हैं, आइसोथर्मल हो गया। अब आइए हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होगा भाई, आइए देखते हैं। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, पी भी, अच्छा इसका एक और फॉर्मेट देख लिया जाए क्या, इसका एक और फॉर्मेट देख लेते हैं ना। आओ देखो, सिंपल है बेटा, जैसे हमने बोला ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना पी वन वी वन या पी इनिशियल भी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल भी फाइनल। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बेटा, क्योंकि एन आर टी हमारा क्या हो गया कांस्टेंट। तो बेटा भी फाइनल अपन में भी इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, भी फाइनल अपन में भी इनिशियल, इनिशियल प्रेशर अपन में फाइनल प्रेशर। यानी इसको और एक फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो आप, इसको और एक फॉर्मेट में लिख सकते हो, वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, है ना, एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन में पी फाइनल, बस ये लिख सकते हो। तो जिसके फॉर्मेट में दिए हो वैसा यूज कर लो भाई, जैसा फॉर्मेट में दे रखे वैसा यूज कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलिए आइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी का पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, यानी यहाँ से फिर से मैं लिखूँगा पी, सेम रीजन बेटा कि पी मैं निकाल रहा हूँ जो फंक्शन ऑफ, है ना, वॉल्यूम, तो ये हो गया सी कांस्टेंट वी का पावर माइनस एक्स। अब लिखूँगा चूँकि वर्क डन बाई जो गैस होगा
अगर मैं वर्क डन बाई गैस की बात करूं तो ये क्या होता है, पी डी वी का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर फाइनल तक, और पी के वैल्यू कितना है हमारा, अभी निकाले सी भी का पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर फाइनल तक। यानी यहाँ से मैं लिख दूंगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, है ना, सी भी का पावर माइनस एक्स प्लस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक जोड़ दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, कितना, एक जोड़ के, बस लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा भाई, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। यानी यहाँ से जो निकल के आएगा बाहर वो आएगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, है ना, सी, अब ये लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, सी भी का पावर 1 भी फाइनल का पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का आ जाएगा हमारा क्या चीज़, है ना, भी इनिशियल माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा बेटा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, बाकी हमने कैलकुलेशन तो कर ही लिया। सी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी भी का पावर 1 माइनस एक्स लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, फिर ये सी भी इनिशियल 1 माइनस एक्स लिखते हैं, है ना, अपॉन में कितना आएगा हमारा 1 माइनस एक्स। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू देखिए, अब सी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, सी इज इक्वल टू क्या है, पी वी एक्स, सी इज इक्वल टू क्या है, पी वी एक्स। तो जहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है ना, तो वहाँ पे फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम लिख दो, और जहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है वहाँ पे इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम लिख दो, क्योंकि इसका तो ये मीनिंग हुआ ना भाई, ध्यान रखिए, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका यही तो मीनिंग हुआ, बोलिए ना, इसका यही तो मीनिंग हुआ भाई, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, बस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो ये सी की वैल्यू ये भी है, सी की वैल्यू ये भी है, तो ये वाला यहाँ चिपका दो और ये वाला यहाँ चिपका दो, आओ चिपकाते हैं। तो मैं लिखूँगा पी एफ भी का पावर भी एफ का पावर एक्स, भी एफ का पावर 1 माइनस एक्स माइनस का पी आई, है ना, भी आई का पावर एक्स, और ये हो जाएगा भी आई का पावर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा हमारा 1 माइनस एक्स। यानी यहाँ से जो निकल के आएगा वो आ जाएगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू, अब देखो ये पावर ऐड कर दो, पावर ऐड कर दो, पी फाइनल भी फाइनल, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये कट जाएगा ना, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स स्वाहा, है ना, ये हो जाएगा इनिशियल, और भी आई ये भी स्वाहा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस का एक्स। यानी यहाँ से आएगा हमारा, ध्यान रखिएगा, है ना, पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल, यही आएगा, ठीक है। या इसको दूसरे फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हो, इसको दूसरे फॉर्मेट में आप ये भी लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी अपॉन में 1 माइनस एक्स, ध्यान रखना। अब ये कैसे लिखोगे, वही तरीका है बेटा जो मैंने आपको बताया है ना, वही तरीका है, इधर देख लो, है ना, यहाँ बता देता हूँ, देखो यहाँ बताता हूँ, देखना ध्यान से। जैसे पी वी इजक्वल टू अगेन एन आर टी होगा बेटा, तो लिखोगे पी फाइनल भी फाइनल इजक्वल टू एन आर टी फाइनल, लिखोगे पी इनिशियल भी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा एन आर टी इनिशियल। यानी फिर क्या लिख दोगे, अब इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस देख लो, इनका ही तो डिफरेंस होगा, बस एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस है। दिस इज द वर्क डन बाई गैस इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इन डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे बाद में, ध्यान रखना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगा तो आइसोथर्मल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा तो आइसोबारिक हो जाएगा, आइसोकोरिक कब होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगा वो हम इन डिटेल में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और प्रोसेस है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका इक्वेशन भी ऐसे ही आता है, बस एक्स की जगह गामा आता है, लेकिन अगेन वो हम डिस्कस यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, उसको हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे आइसोथर्मल से, ठीक है। तो अभी तो हम चीज़ें जो है क्या कहते हैं वर्क डन का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो ओवरऑल हम कमांड बना रहे हैं कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो तो हम वर्क डन निकालेंगे कैसे, तो वो भी एक प्रोसेस है, वो भी निकाल लोगे, क्या दिक्कत है, सेम ही होगा, तरीका तो सेम होगा, ठीक है। आइए
तो ये हो गया, ये हो गया। अब देख देते हैं वर्क डन का कैलकुलेशन बाय ग्राफ, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, वर्क डन का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखेंगे। चलिए आइए, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, calculation of work done with the help of P versus V ग्राफ। P वर्सेस V ग्राफ भाई, आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ P वर्सेस V ग्राफ। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, समझिए। मान लीजिए हमारे पास P वर्सेस V ग्राफ है ना, ये V हो गया, ये हमारा P हो गया, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। और ग्राफ कुछ ऐसे है ना, जो कर्व है हमने कुछ ऐसे बना रखा है, देख लीजिए। ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनली कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का बेटा हो सकता है, कुछ भी शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल मैंने ऐसे बना दिया। तो देखिए अगर मैं बेसिक चीज़ों पे जाऊँ ना, बेसिक चीज़ों पे, तो है ना, अगर मुझे समझिएगा है ना, इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसका एरिया निकालना है तो मैं करूँगा क्या, आप बताइए, है ना। ये जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है तो मैं करूँगा क्या, एक छोटा सा पार्ट ले लूँगा, एक छोटा सा पार्ट लूँगा, देखिएगा तो एक छोटा सा पार्ट ले लिया, देख लीजिए ये, ठीक है। इसका विड्थ कितना हो गया भाई, डी भी, ठीक है। और ये पूरा लेंथ क्या हो गया, जनरल जो हो गया प्रेशर हमारा क्या हो गया, पी इन जनरल, यही तो बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा जो एरिया निकालिएगा डी है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पी डी भी। और आप अगर नेट एरिया निकालिएगा, ए फॉर एरिया, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या कीजिएगा, पी डी भी का इंटीग्रेशन लिमिट लगा दीजिएगा इनिशियल से लेकर फाइनल। अब देखिए तो पी डी भी बेसिकली होता क्या है, क्या होता है ये, वर्क डन। यानी ये जो हमारा एरिया है ना, अंडर एरिया अंडर P वर्सेस V ग्राफ, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाई गैस, बस वर्क डन बाई गैस। अब जो भी यहाँ पे शेप मिलेगा ना, उसका एरिया निकाल लो, जिस शेप का मिल जाए आप वैसा एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल मिला तो ट्रायंगल, स्क्वायर मिला स्क्वायर, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, सर्कल तो सर्कल, जो मिल जाए निकाल लीजिए। अब इसमें एक और चीज़ आता है कि सर हम कब पॉजिटिव मानेंगे, कब नेगेटिव मानेंगे, तो देखिए आइए वो भी देख लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। देखिए आइए भाई, है ना, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, है ना, आइए देखते हैं, समझिएगा। देखिए ये हो गया P, ये हो गया V, ये हो गया P, ये हो गया V, ये हो गया P, ये हो गया हमारा V। नहीं, इसको करेंगे उल्टा, हम बताएंगे आपको क्या है कहानी, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम जो केस ले रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से, कि हमने क्या करा, इसमें ऐसे ले लिया और क्या कहते हैं, हमने इसमें ऐसे ले लिया, ठीक है। और इसमें मान लीजिए अगेन हमने जैसे मन करे वैसे ले लेते हैं, ऐसे इन जनरल कुछ भी ले लो आप, समझिएगा ध्यान से। देखिए इसमें मैंने एरो ऐसे दे दिया, इसमें एरो मैंने ऐसे दे दिया, इसमें एरो मैं मान लीजिए ऐसे दे दिया।
अब समझिए ध्यान से, देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ से आ गए, ये इनिशियल हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया फाइनल। तो जब आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज व्हाट इंक्रीजिंग। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन हम लेंगे पॉजिटिव। समझिएगा, क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल, ये फाइनल। इससे बेटा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, यानी आप एरिया सिंपल निकाल लीजिए, मैथ्स यूज करके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बस वर्क डन जब आप लिखना तो साइन लगा देना पॉजिटिव और इसमें क्या लगा देना? नेगेटिव। अब ये मैंने किस लिए दे रखा है? देखो कई बार क्या है ना, क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, कई बार क्वेश्चन बेटा बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, कई बार बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। यानी वो क्या करेंगे कि भी ऊपर लिख देंगे, पी नीचे लिख देंगे। अब आदत जो पड़ी होती है ना नीचे वाला, ये कि सर यही होगा, समझ रहे हो, ये वाला ना, हमेशा ध्यान देना वॉल्यूम एक्सिस के साथ हम लेते हैं, वॉल्यूम एक्सिस के साथ लेते हैं, यानी इसमें इधर कुछ ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज़, बस इतनी सी तो बात है। बाकी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज देख लो, इतनी सी तो बात, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आंसर भी हल्का ही आएगा, फिर बाद में मुझे दोस्त मत दीजिएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ते बहुत हैं पर मार्क्स नहीं आता। देखिए एक बच्चों का कॉमन कंप्लेन ये होता है कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सर मार्क्स आता ही नहीं है। देखिए इसके पीछे 2-3 रीज़न है, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जो ऑब्जर्व करा, और जब मैं खुद भी तैयारी जब करता था, जब पढ़ता था, तो भी जो है मैंने जो रियलाइज करा वो ये कि देखिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ना मतलब टफ और इजी इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आप ऑन डेली बेसिस उसके लिए आप क्या कर रहे हो। कोई भी चीज़ ना इजी हो जाता है जब आप उसके लिए हर रोज़ करते हो, और हर रोज़ करना ही टफ है। कोई कंपटीशन टफ नहीं है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कोई कंपटीशन या कोई काम टफ नहीं होता है, पर उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है कि हमें ऑन डेली बेसिस करना, उसको करना बहुत टफ होता है। आप कुछ भी ले लो, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, कुछ भी देख लो। जैसे मान लो स्पोर्ट्स में भी अगर आपको नेशनल लेवल पे खेलना है या प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अभी तो आप मनोरंजन के लिए करते होंगे ना, मन किया तब तक खेले, जिधर मन करा उधर मार दिए, अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो। लेकिन जब आप प्रोफेशनली ट्रेनिंग करोगे तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और बहुत ही कॉन्शियस हो के आपको खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो, उस काम को बहुत ही कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, और वही सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ होता है, आप किसी भी फील्ड में ले लो। ठीक है, तो जो मार्क्स नहीं बनने के पीछे 2 मेन रीज़न है। अगर मैं अपने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, जेई के टर्म्स में मैं बात करूं, तो पहला रीज़न तो ये है कि देखिए कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप बस सोचते हो कि एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन अगर आप खुद से पूछोगे या मैं आपसे पूछूं कि आप ऑन डेली बेसिस क्या 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्या 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? सोच के देखो, एग्ज़ाम में 1 घंटा में, 1 घंटा भी कहाँ भाई, 55 मिनट्स मान लो, 5 मिनट तो फिल करने, वो OMR शीट फिल करने में चला जाता है, तो 55 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप पूरे दिन मिला के 25 क्वेश्चन नहीं करते हो। और 25 क्वेश्चन करने का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 25 सही, 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है, भले वो 5 ही बनाओ, भले 10 ही बनाओ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला बुलेट पॉइंट से बेटा ये ध्यान रखना, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपने 25 क्वेश्चंस कर रखा है उसे मान लो जितने भी डाउट्स हुए 15 या 20, उसके पीछे पड़ जाओ, है ना, थोड़े से अपने नोट्स का हेल्प ले लो। अगर पॉसिबल है तो मान लो बहुत सोचा समझा देखने के बाद नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख लो, टीचर से पूछ लो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो। मतलब ये मेक श्योर करो कि अगर दोबारा वो 25 क्वेश्चन आ गया ना, सेम कॉन्सेप्ट पे आ गया ना, तो मेरे से बनना चाहिए। मतलब चांसेस 99.99 मानो कि सिली मिस्टेक्स हो सकता है ना। ये एक है ना सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आपका मार्क्स आ जाएगा। आप चाहे कोई भी नियम अपना लो, अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, चाहे आप किसी से पढ़ लो, अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। और वाकई में ये चीज़ें करना ना बहुत टफ है, मतलब इसी चीज़ को करना बहुत टफ है।
एग्जाम टफ नहीं है, इस चीज़ को करना ऑन डेली बेसिस बहुत टफ है। तुम 10 दिन कर लोगे, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, लेकिन यहाँ तो 2 साल करना है भाई, है ना। तभी तो देखना बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। दूसरी चीज़ कि जो आप टेस्ट देते हो, पहली चीज़ टेस्ट दो, और अगेन फिर सेम चीज़ कि जो मिस्टेक्स हुए हैं, है ना, अब उसमें पूरा ढंग से रिसर्च कर लो, टीचर से डिस्कस कर लो, है ना। नोट्स में कुछ चीज़ ऐड ऑन करना है, जो चीज़ आप उसमें से नई चीज़ आप सीखे वो वहाँ पे लिख लो। और ये मेक श्योर करो कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, या इस तरह क्वेश्चन आ गया ना, तो मेरे से होने चाहिए। ये 2 चीज़ करो, और यही मुश्किल है। आप टेस्ट देते हो, मार्क्स देख लोगे, मार्क्स के लिए एक्साइटेड रहते हो, कितने आ गए, मान लो मार्क्स आ गए, अच्छा ठीक है, अच्छा आ गया तो अच्छा फील कर लोगे, थोड़ा घटिया आ गया यानी बेकार मार्क्स आ गया तो थोड़ा बुरा फील कर लोगे, और फिर तुम अपना नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व अगेन जो हो गए वही कर लिए, जो नहीं हुए छोड़ दिए। तो फिर आप मेहनत तो कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आउटपुट कभी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है। और लर्निंग एक 2 वे प्रोसेस होता है बेटा। देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको अपनी ऑनेस्टी दिखानी है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और कोई आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप नहीं चाहोगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। चलिए आइए, अब आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस पर, फटाफट दे दनादन। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना आप, बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, P वर्सेस B ग्राफ है, ठीक है। ये मान लो हमारा P नॉट है, ये ट्वाइस P नॉट है, सॉरी वॉल्यूम V नॉट, और ये ट्वाइस V नॉट, और ये इधर हो गया हमारा P नॉट, और ये इधर हो गया हमारा क्या चीज़, ट्वाइस P नॉट। ये भी ले लो, प्रेशर हो गया ये, और ये ऐसे देखो, इसका नाम भी दे देते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय गैस, ठीक है, पहला पार्ट। ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा भाई, A से B। ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा भाई, B टू C। ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा भाई, C टू D। और ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा भाई, D टू A। और कौन सा लास्ट है भाई, A B C D, यानी जो भी आप निकालना ना उसको जोड़ देना, यानी नेट वर्क डन पूछ रहे हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, तो सोचिए, तो प्रोसेस पहचानिए और सॉल्व कीजिए, प्रोसेस पहचानिए और सॉल्व कीजिए। पहचान मैं कौन, वो वाला सिस्टम है, कीजिए। वैसे जो तरीका बताया है ना वो अपनाओगे ना तो फिजिकल मेहनत कम हो जाएगा, मेंटल मेहनत ज़्यादा होगा, और जब मेंटल मेहनत इंक्रीज होता है तो फिजिकल मेहनत ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे तो ग्रोथ होनी होनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट, समझ रहे हो। तो ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट करा है, सर सर CH किन ऑर्डर में है, CH किन ऑर्डर में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, CH कहीं लिखा ही नहीं मैंने। बेटा CH जो है मीनिंग क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चैप्टर्स, सर चैप्टर किन ऑर्डर में है,
स्टिल नॉट गेटिंग बेटा। सर चैप्टर्स किन ऑर्डर में है? कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो बेटा? ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स है बेटा। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। चलिए कीजिए क्वेश्चन। देखिए अगर ज़रूरत पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, बट ठीक है अगर पड़े तो ले लो। नंबर ऑफ मोल्स की अगर ज़रूरत पड़ता है तो मुझे लगता है तो ले लेना। कितना ले लो? n। ठीक है, और ज़्यादा सोचते हो तो लिख लो गैस कौन सा है, मोनो एटॉमिक। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं, करो। हाँ जी, पीवी, पहला पीवी, दूसरा जीरो। अरे भाई साहब गेमिंग प्रो, अरे ये हुई ना बात, दम तो है यार। अरे बहुत बढ़िया, सही है सही है, सही आंसर दे रही हो। चलो करो भैया करो, जल्दी करो। पहचान मैं कौन, वो वाला सिस्टम है बेटा। पहचान मैं कौन, पहचान मैं कौन, पहचान मैं कौन। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, है ना। इफ यू आइडेंटिफाई द प्रोसेस you will be able to solve this question, trust me, है ना। if you are able to, है ना, identify the process, you will be able to solve this question. let's see in process A to B बेटा, in process A to B, है ना, अगर आप देखोगे तो there is no change in pressure A to B. from A to B the pressure is P naught, only the volume changes from V naught to 2 V naught, that's it. So volume is changing but pressure remains constant, and अगर ऐसा है, in that case the process is what? Isobaric process. and we already know in case of isobaric process, है ना, वर्क डन बाई गैस क्या होता है? P डेल्टा P, यानी A to B जो होगा ये हो गया आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस भाई देखिए, दिस इज नथिंग बट आइसोबारिक प्रोसेस। A to B में आइसोबारिक प्रोसेस, क्लियर है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाई गैस जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा, क्या लिख दूंगा? पी डेल्टा भी, यानी प्रेशर यहाँ कितना है? पी नॉट, और डेल्टा भी कितना होगा? ट्वाइस भी नॉट माइनस बी नॉट। तो ये वर्क डन बाई गैस क्या हो जाएगा हमारा? देखो तो कितना हो जाएगा? पी नॉट बी नॉट। दिस इज वर्क डन बाई गैस, है ना, इन केस ऑफ वॉट? आइसोबैरिक प्रोसेस A to B, है ना। नाउ B to C, तो B to C में क्या होगा बेटा? B to C हमारा कौन सा प्रोसेस है? पहचानो, देखो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज 2 V naught, ओनली प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P naught to 2 P naught, हेंस प्रोसेस इज व्हाट? प्रोसेस इज व्हाट? आइसोकोरिक, एंड वी ऑलरेडी नो if the process is isochoric then what? then what? डेल्टा भी जीरो, यानी दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू जीरो। हम हो गए हीरो, क्या भाई? हम हो गए हीरो। नाउ मूव ऑन टू व्हाट? प्रोसेस C to D। C to D की अगर मैं बात करूंगा, C to D में क्या हो जाएगा हमारा? C to D में क्या होगा? अगेन देखो, C to D में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 V naught to V naught, यानी B to C हमारा क्या होगा? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, यानी दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन जो होगा C to D में, ठीक है, C to D में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ना, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। वर्क डन ये कौन सा था? A से B, A से B, और इसमें तो हमारा कितना आ गया? ज़ीरो, इसमें आ जाएगा हमारा जीरो।
ठीक है, वर्क डन कौन सा था, बी टू सी, यह जाएगा 0, और इसमें कितना आएगा हमारे, देखिए तो प्रेशर हो गया 2 P0, फाइनल वॉल्यूम V0, इनिशियल कितना हो गया ट्वाइस V0, तो माइनस का ट्वाइस P0 तो V0, माइनस का ट्वाइस P0 V0, ये हो गया। एंड अब आ जाओ कौन सा भाई, D2A अगेन आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कौन सा भाई, आइसोकोरिक। ठीक है, तो आइसोकोरिक में फिर से क्या होगा, वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, D2A में 0, बस ये होगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका सही होगा भाई। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन, हाँ यार सही है ना। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है, एकदम ज़बरदस्त। अब आइए इधर देखिएगा ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आइए समझ में आ जाएगा। अगर मैं वर्क डन बात करूँ ए से बी, बी से सी, मतलब नेट वर्क डन ABCD, तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ोगे तो पहला कितना आया P0 V0, दूसरा 0, P0 V0, दूसरा 0, माइनस ट्वाइस P0 V0, माइनस का ट्वाइस P0 V0, और चौथा कितना आएगा हमारा 0। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन ABCD इज इक्वल टू, ये कितना आ गया माइनस का P0 का V0, तो ये हो जाएगा हमारा, देख लो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, माइनस का P0 V0। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, देखो तो यही होगा शायद, हाँ। अब थोड़ा समझना ध्यान से, समझना मैं जो बोल रहा हूँ। दो चीज़ें बोलूँगा, ध्यान से सुनना। पहली चीज़ कि अगर आप A to B वर्क डन निकाल रहे थे ना, तो एक और तरीका है, ग्राफ से निकाल लीजिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लीजिए, आ जाएगा 2 V0 में V0 गया, कितना हुआ V0 इंटू P0, P0 V0, P0 V0, देखिए आंसर है P0 V0। ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर टू V, तो कोई वर्क डन नहीं आएगा, ये भी वर्क डन नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई रीजन ये कवर कर ही नहीं रहा है। C to D में देखिए, C to D की अगर मैं बात करूँगा, तो आप ना सिंपली ये वाला निकालिए पूरा, ये पूरा, और देखिए ये पूरा कितना है, अगेन ये V0, और ये पूरा कितना हो गया 2 P0, तो 2 P0 इंटू कितना आ गया V0, तो 2 P0 V0। अब हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, यानी A से B में पॉजिटिव लेना आप एरिया, और C to D में क्या लेना है नेगेटिव, तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो रिजल्ट आया है यहाँ पे नेट वर्क डन, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अगर जो इनक्लोज्ड एरिया है ना, ये जो कर्व है, जो एरिया इनक्लोज कर रखा है, यानी ये वाला अगर इसने इनक्लोज कर रखा है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये होगा V0, ये होगा P0, P0 V0, P0 V0, क्या होगा P0 V0। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, साइन क्या है माइनस। तो देखिए ध्यान से, पहली चीज़ ये कि हमें जब नेट वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है, ठीक है, नेट वर्क डन निकालना है, और साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ अगर है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर ये क्लोज पाथ है, देखिए क्लोज पाथ हो गया, तो जो कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है, तो जो एरिया ये इनक्लोज करता है ना, वही निकाल लीजिए, वही आंसर होगा। अब साइन कैसे लगाइएगा, आप यहीं देखिए ना ध्यान से, यहाँ देखिएगा तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कम प्रेशर पे, अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ज़्यादा प्रेशर पे, तभी तो नेट वर्क डन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो उतना हम नहीं सोचेंगे, हम बस ये देख लेंगे, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन नेगेटिव, और क्लॉकवाइज हो जाएगा इसी का उल्टा, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। समझ गए, यानी मैं लिख सकता हूँ इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ध्यान देना एक नोट करके, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ बेटा साइक्लिक प्रोसेस, है ना, नेट वर्क डन बाय गैस is equal to area enclosed by the, है ना, कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। अब साइन कैसे लगाएंगे बेटा, उसके लिए देख लो ध्यान से, अब आगे से यही करना। किसी भी शेप का हो सकता है, ध्यान रखना। मैं जो बन सकता है वो बना देते हैं। मान लो एक ऐसे लेते, चलो कलर भी फिल कर देते हैं। लो सुनो प्यारेलाल, देखिए P वर्सेस V ग्राफ। तो अगर देखो ऐसे है, ऐसे अगर ऐसे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा तो W नेट जो होगा, वर्क डन नेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। एरिया निकाल लो, सिंपल मैग्नीट्यूड और साइन लगा दो नेगेटिव। अगर मान लो क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। बस दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा होता कि फाइंड द नेट वर्क डन, फाइंड द नेट वर्क डन, तो आई वुड नॉट हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन केस ऑफ ऑल द प्रोसेस, ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस। what we need to do, we just need to find the area enclosed by the curve and we will assign the sign according to the direction. If it is anti-clockwise then negative, if it is positive then what, if it is clockwise then it is what, positive. That's it. Got my point? I hope you understand. Clear है भाई? एक बार comment section में बोल दो कि आप समझ गए। बेटा साइक्लिक में वर्क डन जीरो नहीं होता बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। गेमिंग प्रो बेटा आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, ठीक है। इफ देयर इज सेमी सर्कल देन टू फाइंड एरिया हाउ वी कैलकुलेट रेडियस, बेटा नो वरी, देख है ना, ले अगर ऐसा भी है तो सिंपल है, हालांकि वो आगे आने वाला क्वेश्चन ही है, पर तू पूछ रहा है तो बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है, ले ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मान ले कुछ ऐसे है, ले भाई ले भाई, मान ले कि ऐसा दे रखे उत्तर, ले भाई यू देख ऐसे दे रखे हैं सपोज कर, ठीक है, और ये ऐसे घूम गए, ये एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जैसा मन करे वैसे ले लो आप। ये दे रखे हैं V1 बेटा, ये दे रखे हैं V2, ये V हो गया, और ये दे रखे हैं बेटा P, ये मान ले बेटा P1 हो गया, ये मान ले बेटा P2 हो गया। तो देख मेरे भाई, हम मानेंगे नहीं कि सर्कल है, हम मानेंगे क्या है, इलिप्स है। और इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया क्या होता है, बताइए बताइए, है ना। देखिए हम सिंपली मान के चलेंगे इलिप्स है, हमें नहीं मानेंगे कि सर्कल है ना, क्योंकि इधर अलग फिजिकल क्वांटिटी, इधर अलग फिजिकल क्वांटिटी है भाई। तो सबसे पहले तो इनका ये डिफरेंस निकालो, ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस का V1, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, P2 माइनस का P1, ठीक है। तो हम जो एरिया निकालेंगे ना इसका, वो हम ऐसे लिखेंगे, देख बेटा पाई V2 माइनस का V1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये देखो ये पूरा मानेंगे कि डायमीटर है, समझ गए, इनटू ये क्या हो जाएगा P2 माइनस का P1 बाई 2, यानी देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम कैसे निकालते हैं इलिप्स का एरिया, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस
इंटू सेमी माइनर एक्सिस, यानी इसके पूरे का हाफ सेमी मेजर, इस पूरे का हाफ सेमी माइनर, या उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये करेंगे। और इसमें साइन क्या लगाएंगे, ये देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। बस क्लियर है भाई कि नहीं है? क्लियर है? बोलिए जरा। अच्छा सेमी सर्कल, चलो आओ सेमी सर्कल का भी देख लेते हैं। ले ला 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 ओहो हाँ। ले भाई मान ले ऐसा हो गया, ले तेरी इच्छा पूरा हो गया। ले बेटा मान ले ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लाल। ये देखिए मान ले इसका सेंटर होगा कुछ, तो अगेन ये कुछ दिए होंगे वैल्यू ना भाई। ये मान ले V1, ये V2, और ये मान ले बेटा हमारा क्या चीज़ P1, ये क्या हो गया P2। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये कितना होगा P2 माइनस का P1, और ये कितना होगा V2 माइनस का V1। तो ये वाला अगर एरिया निकालना है तो क्या करेगा तू, देख मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या करेगा, पाई V2 माइनस V1, और ये कर देगा P2 माइनस P1 बाई 2। देखो डायमीटर का हाफ, इसका डायमीटर है ना, ये तो रेडियस, ये डायमीटर रेडियस है। बस जैसा देश वैसा भेष बना लो यार, ये तो मैथ्स का पार्ट है प्यारे लाल। ये डेस्टिनी IIT, वेरी गुड बेटा, गोल तो सेट किया है बढ़िया ज़बरदस्त। बेटा बता इधर डेस्टिनी IIT समझ में आया बेटा? बोल दो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, बता जल्दी फटाफट फटाफट बता। बोल बेटा फटाफट। ये डेस्टिनी IIT बेटा बता दे एक बार। ओके चलो, जो बाकी बच्चे हैं आप मुझे ये बताओ कि आज का क्लास प्रोडक्टिव रहा या नहीं रहा, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए फटाफट। सबसे पहले ये बताइए, फिर आगे हम सोचते हैं। बोल दीजिए बेटा एक बार, यस सर, थैंक यू, वेलकम बेटा, ऑलवेज वेलकम, बस मेहनत कर तू। क्लियर है भाई, है ना? अगर क्लियर हो गया तो बेटा एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, है ना? यस सर लिख दो, थम्स अप कर दो, कुछ तो कर दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, आपको ही बोल देता हूँ, ये ध्यान रखा कीजिए बेटा। देखिए अगर यहाँ नोट कर लिए हैं ना, ध्यान से पढ़े हैं तो याद रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन घर पे जाके जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। ध्यान रखिएगा, हम जाते हैं फिल्म देख के आते हैं, ठीक है, देख के आते हैं तो याद रहता है कि नहीं रहता है? याद रहता है, लेकिन समय के साथ हम भूल भी जाते हैं धीरे धीरे, है ना? बस बाद में जाके ओवरऑल याद रहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो इसीलिए मैं लास्ट में कहता हूँ कि अगर प्रैक्टिस कर लिए यहाँ पे, मतलब अगर नोट कर लिए तो याद रहेगा, अगर घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लिए तो कभी भूलोगे नहीं। इसी नोट के साथ ओके देन बाय बाय, गुड नाइट।